हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई 2024 में। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है वर्णन किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स ये जो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ना, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के भाग 3 को जो है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जो वो वर्णित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, तो हमारे संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान था ना, वो शामिल किया गया था। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखिए, वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूल संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, तो देखिए, मूल संविधान में जो आपके 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी 7वां जो मौलिक अधिकार था ना, वो कौन सा था? तो ये आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसे जो आपका अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना, इसे जो है 44वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को जो वो आपका हटा दिया गया था। और बात कर ले वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, ये जो आपका किस भाग और किस अनुच्छेद में जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को जो है ये संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला आपका समानता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। इसके अलावा अगर फिफ्थ की बात कर ले तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसके अलावा ये जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो वर्तमान में ये जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले, ये तो आपका भाग 3 हो गया। भाग 4 में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 4 में किया गया है। वहीं अगर ये आपका मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो वर्णन है ना, ये आपके संविधान के भाग 4A में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ध्रुवसेन द्वितीय ये जो आपके किस राजवंश के जो है ये शासक थे। तो देखिए, ये जो आपके ध्रुवसेन द्वितीय थे ना, ये आपके मैत्रक वंश के जो वो शासक थे। तो मैत्रक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके ध्रुवसेन द्वितीय थे ना, ये भारत में कहाँ पर शासन किए थे? तो ये आपके पश्चिमी भारत में जो ये शासन किए थे। इसके अलावा बात कर ले मैत्रक राजवंश के बारे में, तो देखिए, मैत्रक राजवंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका भट्टारक के द्वारा किया गया था। और मैत्रक राजवंश की जो राजधानी थी ना, ये आपका वल्लभी था।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य शासक की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय, ये जो आपके किस वंश से संबंधित है? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित है और इनका जो शासन काल है ये आपका 610 से लेकर जो है 642 सी तक रहा था। इसके अलावा नरसिंह वर्मन की बात कर ले तो देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम का जो ये आपका रहा था ना, किस वंश से संबंधित है? तो ये आपके पल्लव वंश से संबंधित है। इसके अलावा स्कंद गुप्त की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके स्कंद गुप्त थे ना, ये आपके गुप्त वंश से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि तानसेन ये जो किसके दरबारी संगीतकार थे? तो देखिए ये जो आपके तानसेन थे ना, ये अकबर के 9 रत्नों में से जो है एक संगीतकार थे। तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तानसेन को जो है मियाँ की उपाधि भी जो वो दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका अकबर के द्वारा ही जो वो दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तानसेन उन्हें जो है ये जो उपाधि है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा जो है ये उपाधि जो वो दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबर के द्वारा जो है तानसेन को कांताभरण वन विलास की उपाधि भी जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अकबर की बात कर ले तो देखिए अकबर के द्वारा ही जो है ये आपका इलाहाबाद जो शहर था ना, इसकी स्थापना जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबर के द्वारा ही जो है आपके दिन इलाही के रूप में जो है ये नए धर्म का जो पेश है वो किया गया था और मनसबदारी प्रणाली की भी जो शुरुआत है ना, ये आपका अकबर के द्वारा ही जो वो किया गया था। इसके अलावा पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये आपका किसके मध्य हुआ था? तो ये आपका अकबर और हेमू के मध्य ही हुआ था, जिसमें अकबर ने जो है हेमू को हरा दिया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ना, ये आपका किस वर्ष यानी कब जो है वो लड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का जो निर्माण है ना, ये भी आपका अकबर के द्वारा ही जो वो करवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुलह एक कुल नीति का भी जो पालन है ना, ये अकबर के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में जो है अकबर का शासन काल जो है पूछा जाता है। तो देखिए अकबर का जो शासन काल है ना, ये आपका 1556 से लेकर जो है 1605 तक रहा था। यानी आपका जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये आपका 1556 में ही लड़ा गया था। इसके अलावा अगर हुमायूं की बात कर ले तो देखिए हुमायूं का जो शासन काल है ना, ये आप देख सकते हैं डेट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो हुमायूं था ना, ये आपका बाबर का पुत्र था और दीनपनाह शहर की भी जो स्थापना है ना, ये आपके 1533 में जो है हुमायूं के द्वारा ही जो वो किया गया था। इसके अलावा हुमायूं के द्वारा ही जो है आपके शेरशाह सूरी के द्वारा 2 युद्ध जो है वो प्रमुख युद्ध जो है वो लड़े गए थे। जैसे कि पहला युद्ध आपका चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये आपका 1539 में हुआ था। और दूसरा आपका कन्नौज का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और कन्नौज का जो युद्ध है ना, ये आपके 1540 ईस्वी में जो है वो लड़ा गया था। और ये दोनों युद्ध में जो है ये आपका हुमायूं जो है वो हार गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भूटिया नृत्य ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका भूटिया नृत्य है ना, ये आपका सिक्किम राज्य का एक लोक नृत्य है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सिक्किम राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए छू फाट, याक छाम, संगीनी, तामागन सेलो, इसके अलावा ज्ञानी, शब्दों और सिंघनी चाम, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके सिक्किम राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अन्य राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि जाट जटिन, पनवारिया, विदेशिया और कजारी, ये जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा गुजरात की बात कर ले तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, चूरन और भवई, ये जो नृत्य है ना, ये आपके गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर, ये सभी जो आपके हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस, ये सभी जो आपके पश्चिम बंगाल के जो है वो आपके लोक नृत्य हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर छऊ जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि छऊ के जो आपके 3 प्रकार होते हैं और वो 3 प्रकार जो है मैं प्रीवियस वीडियो में भी जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि आपका एक तो आपका पश्चिम बंगाल का छऊ जो है वो लोक नृत्य है, एक आपका झारखंड का है और एक आपका उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर पंजाब राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए भांगड़ा, गिद्धा, दफ, धामल, दंकारा, ये सभी जो आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। राजस्थान राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला,
कालबेलिया और छरी, ये सभी जो आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु की बात कर ले तो देखिए भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, ना कि लोक नृत्य, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ियट्टम, ये सभी जो आपके तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली, ये सभी जो आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये आपका कथक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस शासक ने सबसे पहले जो है अजमेर को अपनी राजधानी जो है वो बनाई थी। तो देखिए ये जो आपका अजय राज चौहान थे ना, इन्होंने जो है सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी जो है वो बनाई थी। तो अजय राज चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अजय राज, ये जो आपके किस वंश के महान शासक थे, तो ये जो आपके चौहान वंश के जो है वो महान शासक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अजमेर किले का भी जो निर्माण है ना, ये आपके अजय राज के द्वारा ही जो वो आपका करवाया गया था। इसके अलावा अजय देव, ये जो आपका नाम का जो चांदी के सिक्के हैं ना, ये आपके जो इन्हीं के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माई लाइफ, ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका माई लाइफ है ना, ये आपके पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जो है ये आपका आत्मकथा है। तो बिल क्लिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका माई लाइफ जो पुस्तक है ना, ये आपका 2004 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो की बात कर ले तो ये जो आपका हिंदी भाषा में लिखा गया जो एक महाकाव्य है, और ये जो आपका महाकाव्य है ना, ये आपके पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके चरित्र का वर्णन जो है इस महाकाव्य में जो वो किया गया है। और ये जो आपका पृथ्वीराज रासो है ना, ये आपके चंद्र बरदाई के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो चंद्र बरदाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पृथ्वीराज रासो, ये जो आपका किस शताब्दी में इसकी रचना किया गया था। तो इसकी जो आपका 12वीं शताब्दी में जो वो रचना जो है वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में जो है कितने सर्ग हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो में जो है ये आपके 69 सर्ग हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका जो है काल बैसाखी से जो है पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काल बैसाखी जो होता है ना, ये आपके तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ अलग अलग तूफानों का जो है ये आपका मौसम है। यानी आपका तेज हवाएं चलने वाली जो है ये आपका मौसम है। और ये जो आपका काल बैसाखी है ना, ये आमतौर पर मानसून तक अप्रैल के महीने से जो है ये आपका शुरू होता है। और ये जो आपका किस राज्य का जो है आपका मौसम है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य का जो एक मौसम है। तो आप एग्जैक्टली बताइएगा कि प्रश्न जो है वो क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जो है वो जुड़ी है। तो देखिए तीजन बाई की बात कर ले तो ये जो आपका पंडवानी प्रदर्शन कला से जो है वो जुड़ी है। तो पंडवानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडवानी की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पंडवानी है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एकल नाट्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीजन बाई की बात कर ले तो देखिए तीजन बाई को जो है भारत सरकार के द्वारा 1987 में पद्मश्री, 2003 में जो है पद्म भूषण और 2019 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच डांस एकेडमी इज इस्टेब्लिश्ड बाय मृणालिनी साराभाई, यानी मृणालिनी साराभाई के द्वारा जो है किस डांस एकेडमी की स्थापना जो है वो किया गया था। तो देखिए मृणालिनी साराभाई के द्वारा जो है ये आपका दर्पण एकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जो आपका एकेडमी था ना, इसकी स्थापना जो है मृणालिनी साराभाई के द्वारा किया गया था। तो दर्पण एकेडमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दर्पण एकेडमी की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1949 में अहमदाबाद में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मृणालिनी साराभाई, ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। और इन्हें जो 1992 में जो है पद्म भूषण और 1965 में जो है इन्हें पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मृणालिनी साराभाई की बात कर ले तो ये जो आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जो ये पत्नी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम की बात कर ले तो भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका एक एकल स्त्री नृत्य है। और इसके अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका
साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है ये शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1967 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है इसे शामिल किया गया था। तो 21वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना उसमें 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से आपके 14 भाषाओं की जो है वो शामिल किया गया था। इसके अलावा वर्तमान में आपके 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं तो ये आपके 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1992 में हुआ था और इसमें जो आपके 3 और भाषाओं को जो है वो ऐड किया गया था और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी तो पहला आपका कोंकणी, सेकंड आपका मैतई जिसे आप मणिपुरी कहते हैं, थर्ड आपका नेपाली। ये 3 भाषाओं को जो है आपके 71वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर 92वें संविधान संशोधन की बात कर लें तो देखिए 92वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ था और इसमें 8वीं अनुसूची में जो है आपके 4 भाषाओं को जो वो जोड़ा गया था और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी तो पहला आपका बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये 4 भाषाओं को जो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया था और इसमें जो आप इसी भाषा को जोड़ने के बाद जो है आपकी 8वीं अनुसूची में टोटल जो आपके 22 भाषाएं हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो गठन है ना ये भारतीय संविधान के किन प्रावधानों के तहत जो है वो किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर ले तो ये जो आपका भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो आमतौर पर महिलाओं को जो है प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर जो है सरकार को जो है ये सलाह देती है। और देखिए इनका जो गठन है ना ये आपका जनवरी 1992 में जो है भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत जो वो किया गया था। तो जनवरी 1992 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के रूप में जो है इन्हें परिभाषित भी जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है तो देखिए इनका जो उद्देश्य है ना वो भारत में महिलाओं के अधिकारों को जो है प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दे एवं चिंताओं के लिए जो है अभिव्यक्ति जो है वो प्रदान करना है। ये जो आपका मुख्य उद्देश्य है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना ये आपके 24 सितंबर 1873 में जो है ये आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र में जो वो किया गया था। तो ज्योतिबा फूले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अरुंधति रॉय के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द डॉक्टर एंड द सेंट बुक, इसके अलावा माई सेडिशियस हर्ट बुक, ये सभी जो पुस्तक है ना ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय जो है मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो है ये आपकी पहली भारतीय महिला थी और इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था तो ये आपका 1997 में जो वो सम्मानित किया गया था। और किस उपन्यास के लिए जो है अरुंधति रॉय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो पुस्तक है ना यानी ये जो उपन्यास है ना इन्हीं उपन्यास के लिए जो है इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माधवी मुदगल ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए माधवी मुदगल की बात कर ले तो ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि माधवी मुदगल को जो है 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए आधा कातिकर, इसके अलावा मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण
कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन, इसके अलावा मृता बारबी, अदिति बंदोपाध्याय, अरुण मोहंती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये जो है कब और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना ये आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को किया गया था। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंजाब के कुल संसद सदस्य में जो है कितने लोकसभा सदस्य हैं। तो देखिए पंजाब में जो आपके कुल जो है 20 संसद सदस्य हैं, जिसमें आपका 13 लोकसभा सीट है और 7 जो है वो राज्यसभा सीट है। तो लोकसभा के बारे में पूछा गया था तो 13 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्यसभा में आगे की शिफ्टों में पूछ दिया जाए तो ये आपका 7 सीट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सरकार द्वारा किस आय को जो है निम्न आय की श्रेणी में जो वो रखा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपके परिवार की वार्षिक आय जो है ये आपका 3 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है तो आप जो है आप लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी में यानी निम्न आय समूह के कैटेगरी में जो है आप आते हैं। तो 3 से 6 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था ना ये कब हुआ था। तो देखिए पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना ये आपका 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। तो 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेल में कब जो है शामिल हुआ था। तो देखिए भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में जो भाग है ना ये आपका 1934 के लंदन जो है राष्ट्रमंडल खेल में जो वो लिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है अब तक एक ही बार जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो वो किया गया है। और भारत में जो है किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो ये आपका 2010 में जो वो किया गया था। और कहाँ पर किया गया था तो ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2022 के अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लें तो देखिए 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए आपके 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जो है आपका ये 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक जो है आपका ये सम्मेलन हुआ था। तो 1932 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी जो है वो भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से। तो देखिए दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना इसमें जो है कांग्रेस के तरफ से जो है महात्मा गांधी जी जो है वो भाग लिए थे। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो ये आपके कौन शामिल हुए थे। तो देखिए भीमराव अंबेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ये आपके भाग लिए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, क्वेश्चन यहाँ पर सही से नहीं लिखा गया। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है। तो देखिए भारत में जो आपातकाल लगाने का जो अधिकार है ना ये राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपातकाल का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद और किस भाग में है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग आपका 18 में जो है इसका संबंध जो है वो आपका उल्लेखित जो है किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में जो आपके 3 प्रकार के आपातकाल जो वो लगाए जाते हैं। पहला आपका राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड आपका राष्ट्रपति शासन जिसे आप राज्य आपातकाल बोलते हैं, थर्ड आपका वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के जो है आपातकाल जो है वो लगाए जाते हैं। और ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल ये जो आपके किस अनुच्छेद में है तो ये आपका अनुच्छेद 352 में है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल जो है ये आपका 360 में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है अब तक भारत में जो है 3 बार आपातकाल की घोषणा जो वो की गई है। और वो 3 बार कब कब तो 1962, 1971 और 1975 में जो वो किया गया है। 1962 और 1971 में जो है ये आपके बाहरी आक्रमण के कारण जो है ये आपका जो है आपातकाल जो वो लगाया गया था। और 1975 में जो है आपके आंतरिक अशांति के कारण जो है ये आपातकाल जो है वो आपका लगाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ की फसल है। तो देखिए खरीफ की फसल की बात कर ले तो देखिए चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सभी जो आपके खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे पहले वैज्ञानिकों द्वारा किस विटामिन बी की खोज जो है वो किया गया था।
तो देखिए वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पहले विटामिन बी में जो है थायमिन की खोज जो है वो किया गया था, इसलिए इस विटामिन का जो नाम है ये आपका B1 नाम जो है वो दिया गया था। तो थायमिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महानगर है ना ये आपका मुंबई महानगर रहा था। वहीं दूसरे स्थान पे जो आपका दिल्ली रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका कोलकाता रहा था। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये जो है कब और किसने की थी। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ना ये आपका 26 दिसंबर 1925 को जो है ये आपका कानपुर नगर में MN रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है पुरुष साक्षरता दर यानी मेल लिटरेसी रेट जो है ये सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ना ये आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो आपका साक्षरता दर है ये आपका 92.28% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 96.11% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 88.25% रहा था। तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ओवरऑल आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो आपका साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो आपका लिटरेसी रेट है ना ये आपका 94% ऑलमोस्ट रहा था, जहां पर पुरुष साक्षरता दर जो ये आपका 96% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 92% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी जो है सीक्वेंस में पूछ दिया जाता है। तो देखिए पहले स्थान पे तो आपका केरल राज्य रहा था और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरा राज्य पूछ दिया जाए तो दूसरा जो राज्य रहा था ये आपका मिजोरम राज्य रहा था, उसके बाद आपका त्रिपुरा राज्य रहा था, उसके बाद आपका गोवा राज्य रहा था। वहीं अगर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया जाए तो देखिए दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ये आपका दमन और दीव रहा था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो ये कितना रहा था। तो देखिए भारत का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में जो है भारत कौन से स्थान पे रहा था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का जो रैंक रहा था ना ये आपका 48वें पायदान पे रहा था। तो 48वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के द्वारा जो ये कितने पदक जीते गए थे। तो देखिए भारत के द्वारा जो ये आपके 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में जो है इन सभी मेडल विजेता का नाम जो वो पूछा जाता है। तो देखिए भारत की तरफ से जो एकमात्र गोल्ड मेडल है ना ये आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। और किस स्पर्धा में जीता गया था। तो ये भाला फेंक स्पर्धा में जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया था। इसके अलावा अगर सिल्वर मेडलिस्ट की बात कर ले तो देखिए रवि कुमार दहिया जो है पुरुष के कुश्ती 57 किलो वर्ग में जो है ये भारत के तरफ से जो है वो रजत पदक जो वो जीते थे। इसके अलावा मीराबाई चानू भी जो है महिला कुश्ती में 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ये रजत पदक जो वो जीती थी। इसके अलावा अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात कर ले तो देखिए भारत की तरफ से जो ब्रॉन्ज मेडल है ये आपका महिला एकल बैडमिंटन में ये जो आपका PV सिंधु जो है वो जीती थी। इसके अलावा महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंग वर्ग में जो है ये लवलीना बोर्गेन के द्वारा जीता गया था। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के भी द्वारा जो है ये आपका कांस्य पदक जो वो जीता गया था। और बजरंग पूनिया ने पुरुष के कुश्ती 65 किलोग्राम वर्ग में भी जो है वो कांस्य पदक जीते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ये तो आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 का हो गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के बारे में पूछा जाए तो देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का जो पायदान रहा था ना ये भारत जो आपका 24वें पायदान पे रहा था और भारत के द्वारा जो है इसमें 19 पदक जो वो जीता गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द रेस ऑफ माई लाइफ
ये जो आपका किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। तो मिल्खा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपके मिल्खा सिंह थे ना, ये आपके भारतीय क्षेत्र धावक और ट्रैक धावक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह जो है राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में भी जो है ये स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र जो ये आपके एथलीट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह जो है 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में जो है 45.73 सेकंड में चौथा स्थान जो है वो हासिल किए थे। और इस स्थान हासिल करने के बाद जो है ये अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी जो वो बनाए थे। यानी अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए मिल्खा सिंह आपके जो है किस ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल कर जो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए थे, तो ये आपके 1960 के ओलंपिक में जो है 400 मीटर दौड़ में इतने सेकंड हासिल कर जो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह जो है खेल उपलब्धियों के लिए जो इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1959 में जो इन्हें पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए पंडित रविशंकर का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य वाद्य यंत्र और उनके जो है वादक के नाम देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ये आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है ये आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्ला खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। इसके अलावा सितार वादक की बात कर ले तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये सितार वाद्य यंत्र से है। सारंगी वादक की बात कर ले तो शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इनका संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो जिया मोहिद्दीन डागर, इसके अलावा अध्यागरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंगर, इनका जो संबंध है ये आपका वीणा वाद्य यंत्र से। इसके अलावा अगर रुद्र वीणा की बात कर ले तो असद अली खान का जो संबंध है ये रुद्र वीणा से है। इसके अलावा मोहन वीणा के आविष्कारक का नाम पूछा जाता है। तो देखिए मोहन वीणा का जो आविष्कार है ना, ये पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया था और ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित है। वायलिन वादक की बात कर ले तो ये जो आपके सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, NR मुरलीधरन, इसके अलावा M चंद्रशेखरन, इसके अलावा VG जोग, लालगुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है ये आपका वायलिन वादक से है। घटम से भी जो का प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए TH विनायक राम, इसके अलावा EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपका घटम से है। मृदंगम की बात कर ले तो KV प्रसाद, SV राजा रॉय, उमल्यापुरम शिवरामन, इनका जो संबंध है ये आपका मृदंगम से है। पखावाज की बात कर ले तो देखिए तोताराम शर्मा का जो संबंध है ना, ये आपके पखावाज से है। अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ये आपका सूरबहार वादक से है। इसके अलावा वज्रभूषण काबरा का जो संबंध है ना, ये आपका गिटार से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का जो संबंध है ना, किस नृत्य का संबंध गुरु बिपिन सिंह से है? यानी गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ना, ये आपके मणिपुरी नृत्य से है। तो मणिपुरी नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि TCS के द्वारा जो है यहाँ से आपके लगातार प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए सभी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम जो है इस वीडियो में देख लेते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और अगर इनके प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए E कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, इनका जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है।
कुचिपुड़ी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इनमें प्रमुख कलाकारों में बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान, इनका जो संबंध है ना ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति ये जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंधित है और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से भी संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है या तो भरतनाट्यम ऑप्शन में दिया रहेगा या फिर कुचिपुड़ी ऑप्शन में दिया रहेगा या फिर आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों जो आपका पेयर में ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा अगर कथकली की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इनमें प्रमुख कलाकारों में वीएन मेनन, गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, कोटिकल शिवरामन, इसके अलावा रीता गांगुली, इनका जो संबंध है ये आपका कथकली से है। ओडिसी की बात कर रहे हैं तो ये आपका इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फ्रेवी, गुरु पंकज चरणदास, केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन और मारला बारवी, इनका जो संबंध है ये आपका ओडिसी नृत्य से है। मणिपुरी नृत्य की बात कर ले तो राजा भाग चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये जो आपकी झावेरी बहनें हैं ना इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। इसके अलावा गुरु विपिन सिन्हा का जो संबंध है ये भी आपका मणिपुरी नृत्य से है। कथक की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें आपके लेडी लीला सोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी, इनका जो संबंध है ये आपका कथक नृत्य से है। मोहिनीअट्टम की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें आपके वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम क्षमावती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, ये इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मोहिनीअट्टम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जो है वो कार्य करेंगे। तो ये जो आपका अनुच्छेद 74 में कहा गया है, तो अनुच्छेद 74 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ कि अनुच्छेद 74 जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था, आर्टिकल 75 जो ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 75 जो है ये क्या कहता है, तो देखिए अनुच्छेद 75 के तहत ये जो आपका भारत में जो एक प्रधानमंत्री होगा और इसकी नियुक्ति जो है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 75 में ये बात जो है वो कहा गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो अनुच्छेद 75 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि प्रभात शर्मा ये जो आपके कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए प्रभात शर्मा जो है ये आपके फ्लूट यानी बांसुरी वादक थे, तो बांसुरी वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि कर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी ये जो आपका केर पूजा जो त्यौहार है ना ये आपका किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो देखिए ये जो आपका कैर पूजा है ना ये आपका त्रिपुरा राज्य का जो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कैर पूजा है ना ये आपके खर्ची पूजा के 14वें दिन बाद जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा अगर खर्ची पूजा एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य का त्यौहार है तो ये भी आपका त्रिपुरा राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गोवा के किस नृत्य को जो है पारंपरिक योद्धा नृत्य के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो देखिए गोवा का जो ये आपका हनपेट जो आपका नृत्य है ना इसे जो है पारंपरिक योद्धा नृत्य के रूप में जो वो जाना जाता है, तो हनपेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका हनपेट जो नृत्य है ना ये आपका गोवा राज्य में सिग्मो उत्सव के दौरान जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। हालांकि हनपेट जो ये आपका नृत्य नहीं एक आपका मार्शल आर्ट है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि येलो कार्ड इन हॉकी मीन्स हाउ मच टाइम ऑफ सस्पेंशन, यानी हॉकी में अंपायर जब पीला कार्ड जब दिखाता है ना तो इसमें जो है कम से कम कितने मिनट का जो है अस्थायी निलंबन को जो है ये आपका दिखाया जाता है। तो देखिए हॉकी कह लीजिए या फिर फुटबॉल कह लीजिए, तो देखिए हॉकी और फुटबॉल में जो है अंपायर के द्वारा जो है ये आपके 3 कार्ड जो है वो आपके दिखाए जाते हैं। पहला जो कार्ड होता है ना वो आपका ग्रीन कार्ड होता है और ये जो ग्रीन कार्ड होता है ना ये आपका एक आधिकारिक चेतावनी होता है जो कि एक मामूली गलती को जो वो आपका दर्शाता है। वहीं अगर पीला कार्ड की बात कर ले तो देखिए पीला कार्ड अगर आपको दिया जाता है जिसे दूसरा ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है और इसमें कम से कम जो है आपके 5 मिनट का अस्थायी निलंबन को जो ये आपका दर्शाता है, तो 5 मिनट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इस खेल में किसी खिलाड़ी को अगर लाल कार्ड दिखा दिया जाता है तो उसे जो है पूरे खेल से जो है अस्थायी रूप से जो है निलंबित जो है वो कर दिया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच मंथ डज द अर्थ पेरिहेलियन पोजीशन ऑकर, यानी पृथ्वी की जो उपसौर की स्थिति है ना ये किस महीने में होती है।
तो देखिए अगर उपसौर की बात कर ले तो देखिए उपसौर एक ग्रह की कक्षा में एक बिंदु है जिस पर ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और ये जो आपका 3 जनवरी के आसपास जो है पृथ्वी सूर्य के जो वो सबसे नज़दीक होता है। तो पृथ्वी के उपसौर स्थिति ये जो आपका किस महीने में होता है तो ये आपका जनवरी महीने में होता है। तो जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये तो आपका हो गया पेरिहेलियन। अगर बात कर ले एफेलियन के बारे में यानी अपसौर की स्थिति जो है ये कब माना जाता है तो देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान पृथ्वी लगभग जो है 4 जुलाई को जो है सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर जो है ये आपका होता है और पृथ्वी की इसी स्थिति को जो है ये आपका अपसौर की स्थिति जो है वो माना जाता है। तो अपसौर का स्थिति अगर पूछा जाए कि किस महीने में होता है तो ये आपका जुलाई महीने में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका I = mr² होता है, जहां पर m आपका क्या दर्शाता है तो देखिए m जो है ये आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मास को जो है वो आपका इंडिकेट करता है। वहीं अगर r की बात कर ले तो r जो है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन को जो है ये आपका दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो वर्क का जो है यूनिट पूछा गया था यानी कार्य का जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है ना ये आपका जूल होता है। तो जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि पावर का जो ऐसा यूनिट पूछा गया था तो देखिए पावर का जो ऐसा यूनिट होता है ना ये आपका वाट होता है। तो पावर का अगर पूछा गया था तो वाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो वो पूछा गया था। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ना ये आपका 2012 से लेकर जो है 2017 तक रहा था और ये जो आपका हमारे देश में जो है पंचवर्षीय योजना का जो ये आपका अंतिम जो है पंचवर्षीय योजना रहा था। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है ये कौन सी रही थी तो ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना रहा था। तो 2012 से 2017 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात कर ले तो देखिए इसका जो अवधि रहा था ना ये आपका 2007 से लेकर जो है ये आपका 2012 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सैयद मोदी इंटरनेशनल ट्रॉफी ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सैयद मोदी इंटरनेशनल जो ये आपका टूर्नामेंट है ना ये आपके बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन यानी जो आपका गरीबी हटाओ का उल्लेख जो है वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ रोजगार और न्याय पर जो वो आपका केंद्रित जो वो किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 1974 से लेकर 1979 तक रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो रहा था ये आपका 4 वर्ष का ही रहा था यानी 1978 में ही जो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो समाप्त कर दिया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मात्र 4 साल की रही थी। तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये सिर्फ आपका जो है 4 साल का रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही जो है आपके कृषि क्षेत्र पर जो है सबसे अधिक जो है वो ध्यान जो है वो दिया गया था। इसके बाद आपके औद्योगिक और खनन क्षेत्रों का जो वो स्थान रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका सफल रहा था, जिसमें आपका जो लक्ष्य रखा गया था वो आपका 4.4% रखा गया था और इसमें जो आपका वृद्धि जो हुआ था ना वो आपका 4.8% रहा था। इसलिए ये जो पंचवर्षीय योजना रहा था ये आपका सफल रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो प्रारूप है ना ये आपके डीपी धर के द्वारा जो वो बनाया गया था और ये जो आपका योजना था ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपका 1978 में जो वो समाप्त हो गया था। इसके बाद जो आपका कौन सा योजना आया था तो ये आपका रोलिंग योजना आया था जिसे आप वार्षिक योजना भी कहते हैं और ये जो आपका 2 सालों का रहा था जो कि आपका 1978 से 1979 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनीषा कल्याण ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मनीषा कल्याण की बात कर ले तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है और ये क्वेश्चन पूछने का मतलब इसलिए है ना क्योंकि ये भारत के तरफ से यूएफए महिला चैंपियंस लीग में जो है खेलने वाली जो ये पहली महिला खिलाड़ी बनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेहरानगढ़ का जो किला है ना ये आपका कहाँ पर स्थित है।
तो देखिए ये जो आपका मेहरानगढ़ का जो किला है ना, ये आपके जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो जोधपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इस किले का निर्माण जो ये किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ये जो इस किले का जो निर्माण है ये आपके मारवाड़ के 15वें राठौर शासक राव जोधा के द्वारा जो है इसका निर्माण 1459 में जो वो आपका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू दीवान ए इंसा, यानी दिल्ली सल्तनत में जो है दीवान ए इंसा जो है ये आपके किस विभाग से संबंधित है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में दीवाने इंसा जो थे ये आपके शाही पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट के जो है ये आपके प्रभारी थे। तो शाही पत्राचार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दीवाने इंसा जो है ये आपके प्रशासनिक संरचना में जो है ये आपके तीसरे स्थान पर थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के अन्य विभाग की बात कर ले तो देखिए दीवान ए आरिज का जो संबंध था ना ये आपके सैन्य विभाग से जो है वो संबंधित है और इसे सबसे पहले जो है ये आपका बलबन के द्वारा जो है इसे जो है पेश जो है वो किया गया था और इसका जो नेतृत्व है ना ये आपके आरिज ए मुमालिक के द्वारा जो है इसका नेतृत्व जो है वो किया गया था। इसके अलावा दीवान ए रिसालत के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपके दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रिसालत जो थे ये आपके विदेश मामलों के मंत्री थे। दीवान ए कजा के बारे में पूछा जाए तो ये आपके न्यायिक विभाग का जो ये प्रमुख होते थे। इसके अलावा सदर उस सुदूर की बात कर ले तो ये आपके धर्म विभाग के मंत्री थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मौसिन राम इज लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय, यानी मौसिन राम मेघालय की जो है किस पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए मौसिन राम की बात कर ले तो ये आपका खासी हिल्स यानी खासी पर्वतमाला पर जो है स्थित है। तो खासी पर्वतमाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की जो है सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी नदी है। तो देखिए ये जो आपका चंबल है ना ये आपका यमुना नदी की जो है वो सहायक नदी है। तो यमुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक पूछा गया था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक थे ना ये आपके बृहद्रथ थे। तो बृहद्रथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात एग्जाम में पूछा जाता कि बृहद्रथ की हत्या जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए बृहद्रथ की जो हत्या है ना ये उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो किया गया था और इन्हीं की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अगर शुंग वंश की स्थापना पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बात कर ले मौर्य साम्राज्य के बारे में तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है ना ये 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना ये आपका 1906 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका ढाका में किया गया था और किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये आपका आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो 1906 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। तो देखिए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल है ना ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो वो किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम, यानी मार्शल लॉ की जो अवधारणा है ना ये भारत में किस देश के संविधान से उधार जो वो लिया गया है। तो देखिए मार्शल लॉ की जो अवधारणा है ना ये आपके इंग्लिश कॉमन लॉ यानी अंग्रेजी आम कानून के संविधान से जो है इसे उधार लिया गया है। तो ऑप्शन में आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम दिया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में जो है कहीं भी मार्शल लॉ शब्द का जो है वो परिभाषित जो वो नहीं किया गया है और मार्शल लॉ का जो मतलब होता है ना यानी शाब्दिक अर्थ जो होता है ना वो सैन्य शासन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का जो है प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए आपके जो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का जो मात्रा होता है ना वो आपका 50% प्रोटीन होता है। इसके अलावा लिपिड अगर पूछा जाए कितना मात्रा होता है लिपिड का तो ये आपका 50% होता है। तो 50% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एंग्लो इंडियन लेखक और उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग जो है ये सबसे कम उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो वो जीते थे। और कितने वर्ष की उम्र में जो है वो जीते थे, तो ये आपके 42 साल की उम्र में ही जो है ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो वो जीते थे। और कब जीते थे, तो ये आपके 1907 में जो वो जीते थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है ये पहले अंग्रेज साहित्यकार भी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये नहीं पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि सबसे कम उम्र में नृत्य में जो है पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन थी। तो देखिए सोनल मानसिंह जो है 1992 में सबसे कम उम्र में जो है इन्हें पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो सोनल मानसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोसर त्यौहार ये जो है भारत में कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए लोसर त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका बौद्ध धर्म का जो एक त्यौहार है, यानी नए साल का जो है वो त्यौहार है। और ये जो आपका लद्दाख में जो वो मनाया जाता है, तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ऑप्शन में अगर केंद्र शासित प्रदेश का ऑप्शन ना दिया रहे तो फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बैडमिंटन नेट की जो है ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए बैडमिंटन नेट की जो ऊंचाई होता है ना वो आपका 1.55 मीटर होता है, यानी 5 फीट 1 इंच जो है ये आपका ऊंचा होता है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया था। तो देखिए अगर आपको इजीली अगर मीटर में पता होता कि कितना मीटर होता है तो आप इजीली जो है सेंटीमीटर में जो वो कन्वर्ट कर देते। तो 155 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाउ मैनी पॉन्स और ऑन ए चेस बोर्ड, यानी शतरंज के खेल में जो है आपके कितने मोहरे होते हैं। तो देखिए शतरंज की बिसात पर जो है आपके टोटल जो वो आपके 16 मोहरे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि शतरंज में आपके 2 पक्ष होते हैं, एक आपका व्हाइट का पक्ष होता है और एक आपका ब्लैक का पक्ष होता है। और प्रत्येक पक्ष में जो है आपके 8 प्यादों से जो ये आपका शुरू होता है। तो अगर कुल पूछा गया था तो 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर एक पक्ष का पूछा गया था तो 8 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर शतरंज में खाने अगर पूछा जाए कि कितने खाने जो वो बने होते हैं, तो देखिए शतरंज बोर्ड पर जो आपके 64 खाने जो वो बने होते हैं, जिसमें 32 खाने जो होते हैं वो सफ़ेद के होते हैं और 32 जो खाने होते हैं ना वो आपके काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में वनस्पति जो है ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए भारत में जो आपका वनस्पति है ना ये आपके 5 प्रकार का होता है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उसके बाद आपका पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये सभी जो आपके 5 जो है वनस्पतियाँ होती है। तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना ये आपका दादरा और नगर हवेली रहा था। तो दादरा और नगर हवेली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपका 2011 की जनगणना से आपसे पूछा गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में जो है दादरा और नगर हवेली को जो है ये आपका दमन और दीव के साथ मिलाकर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश जो वो बना दिया गया है। इसलिए दादरा और नगर हवेली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा है, ये जो आपका दादरा और नगर दमन और दीव का जो है एक जिला बन गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बीबीआर सुब्रमण्यम जो है ये आपके किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए बीबीआर सुब्रमण्यम का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आपका जो 44वां जो संविधान संशोधन है ना ये कब हुआ था। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 1978 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या हुआ था, तो देखिए ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना जो कि आपका एक मौलिक अधिकार था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपके संपत्ति के अधिकार को जो वो हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो 1978 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता कि अनुच्छेद 77 ये जो आपके किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 77 की बात कर ले तो ये जो आपका भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। तो भारत सरकार के कार्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपके किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो देखिए वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से जो वो
जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य जो ये आपके वर्तमान में किस अनुच्छेद और किस भाग में है, तो देखिए आपके जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके अनुच्छेद 51A में है, और भाग अगर पूछा जाए तो ये आपका भाग 4 के A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे पहले भारत में बारूद और तोप का जो प्रयोग है ना ये किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले बारूद और तोप का जो इस्तेमाल है ना ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है वो किया गया था, और इसे जो आपका बाबर के द्वारा जो है वो प्रयोग किया गया था। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। तो ये आपका केरल राज्य में प्रवेश करता है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चार्टर अधिनियम 1833 इसमें जो है क्या हुआ था। तो देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार जो है वो खो दिया था। तो ये फैक्ट ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गणगौर पर्व पर किस देवी की पूजा की जाती है। तो देखिए ये जो आपका गणगौर त्योहार है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, और इस पर्व में जो है माता पार्वती की जो है वो सर्वप्रथम पूजा जो है वो किया जाता है। तो माता पार्वती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पॉकेट वीटो का जो है कथन देकर पूछा था कि राष्ट्रपति को जो है कौन सी शक्ति जो है वीटो का उदाहरण है। तो देखिए अगर पॉकेट वीटो की बात कर ले तो एक जो आपका विधायी शक्ति है जो राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर जो है बिना कोई कार्रवाई किए अधिकार का प्रयोग करने का अनुमति जो है वो प्रदान जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले भारत में आपके जो है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो वो प्रदान किया गया है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को जो है वीटो शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत जो है इन्हें प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के पास जो है आपके 3 वीटो शक्तियां हैं, और वो 3 वीटो शक्तियां कौन कौन सी है। तो पहला आपका यानी पूर्ण, सेकंड आपका निलंबन वीटो, थर्ड आपका पॉकेट वीटो। तो ये